हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। तो देखिए, जो शिक्षा तथा वन है ये संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। बात करें समवर्ती सूची की, तो देखिए इसमें शुरुआत में 47 विषय थे और इस समय वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। बात करें संघ सूची की, तो देखिए संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। इसमें प्रारंभ में 97 विषय थे और इस समय वर्तमान में 100 विषय हैं। बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है। प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे और इस समय वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, इसकी स्थापना तो 1961 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1965 में, यानी कि 1961 में स्थापना और पहली बार दिया गया था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1965 में। अब देखिए, पहली बार 1965 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोहित तथा दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, ये जो दो नदी हैं लोहित तथा दिबांग, ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। देखिए, ये दोनों नदी असम तथा अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। देखिए, बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो देखिए ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। और देखिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, सिर्फ गवर्नर पूछा जाएगा, तो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों याद रखने हैं। एक बार फिर से बता दूं, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बात करें विलियम बेटिंग की, तो विलियम बेटिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग में टी का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग। तो देखिए, जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें टी का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मिंग। तो आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है। बात करें नीति आयोग की, तो देखिए इस नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी, यानी कुल मिलाकर यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना तो 1954 में हुई थी, लेकिन यह पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए थे। अब देखिए, पहली बार 1955 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, इनकी कविता काव्य हिम तरंगिनी के लिए, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त को हृदय से अंगों की ओर प्रभावित करने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, धमनी। तो देखिए, रक्त को हृदय से अंगों की ओर प्रभावित करने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। यह धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन इसका एक अपवाद होता है, जो पल्मोनरी धमनी होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है। और देखिए, जो सिराएं होती हैं ये अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद होता है,
जो पल्मोनरी सिरा होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है। तो आपको सारे पॉइंट ये सही से याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में फैजाबाद के नेता कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला। तो देखिए आप सभी 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो इसमें फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमद उल्ला, और जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर से नेता थे, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के नेता थे, नाना साहेब कानपुर के नेता थे। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुएज नहर। तो देखिए जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। देखिए सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में बनकर तैयार हो गई थी, यानी कि 10 वर्षों में इसका काम पूरा हो गया था। तो आपको याद रखना है सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी तो उसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन जो इस समय वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी है मोजली की, तो उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? तो देखिए जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें एरिथ्रोसाइट नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। बात करें जो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। और देखिए कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र गृह किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और देखिए दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी की बाव कहाँ पर स्थित है? तो देखिए रानी की बाव गुजरात राज्य के पाटण में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी यानी कि एक सीढ़ीदार कुआं है, जिसे 22 जून 2014 को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। उसके बाद देखिए आरबीआई ने 2014 में जुलाई 2014 में ही 100 रुपये के नए नोट पर इसका चित्र अंकित किया था। तो आपको याद रखना है रानी की बाव कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो देखिए गैलेना इन 4 ऑप्शन में से किसका अयस्क है? तो सीसा का। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा सीसा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है गैलेना का? तो PbS। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आप में से लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कोलंबस ने। तो देखिए कोलंबस का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये इटली देश का नाविक था जो कि यूरोप से समुद्र मार्ग से भारत के रास्ते की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन इसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। तो आपको याद रखना है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। तो देखिए सन 1932 में महात्मा गांधी जी ने हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और कब की थी? 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर राज्य में। तो देखिए संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। याद रखना है। बात करें मणिपुर की, तो देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, आप सभी को मालूम है। और देखिए मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान
बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इनके कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सीमांत गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। और देखिए इन्होंने सन 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना भी की थी। तो आपको याद रखना है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। निम्न में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रैक्टोज। तो देखिए फ्रैक्टोज मीठे फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि सबसे मीठी शर्करा होती है। तो आपको याद रखना है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रैक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है तो चांद पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए जितना द्रव्यमान किसी वस्तु का पृथ्वी पर होता है तो उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी होता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो बदलता नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 150 किलोग्राम। यानी कि जितना द्रव्यमान किसी वस्तु का पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा। लेकिन जो भार होता है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।